चलिए शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर कोई एक छोटी सी रकम, मान लीजिए लगभग $13,000 को सिर्फ 8 सालों में $150 मिलियन से ज्यादा में बदल दे, बाप रे। तो आप उसे क्या कहेंगे? किस्मत या जीनियस? या शायद कुछ और ही। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है जापान के एक बहुत ही रहस्यमयी डे ट्रेडर तकाशी कोटेगावा की। और वो अकेले नहीं थे, उसी दौर में एक और ट्रेडर थे जो सिर्फ CIS के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, CIS। हाँ, एक पूर्व वीडियो गेम चैंपियन जिनका बाजार को देखने का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। तो आज हम इन्हीं दो गुमनाम जीनियस की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनकी रणनीतियों, इनकी अविश्वसनीय कहानियों और सबसे जरूरी इनकी सोच पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया, बाजार की उथल पुथल और दूसरों की गलतियों को अपने लिए मौकों में बदला। सही है, ये सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं, ये मनोविज्ञान, अनुशासन और एक तरह से कहें तो खेल के सिद्धांत की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। साल 2005, 8 दिसंबर, जापान का स्टॉक एक्सचेंज खुलता है और कुछ ही मिनटों में तहलका मच जाता है। जेकॉम नाम की एक नई कंपनी लिस्ट हुई थी और मिज़ुहो सिक्योरिटीज नाम की एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म के एक ट्रेडर को उसका एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था। सिर्फ एक शेयर? सिर्फ एक, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसे हम फैट फिंगर एरर कहते हैं। अच्छा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक? हाँ, एक बहुत बड़ी टाइपिंग मिस्टेक। उसने एक शेयर 6,10,000 येन की जगह 6,10,000 शेयर 1 येन प्रति शेयर के हिसाब से बेचने का ऑर्डर डाल दिया। क्या? हाँ, सोचिए, लगभग $400 मिलियन के शेयर सिर्फ $5,000 में बिकने के लिए आ गए। बाप रे, इससे तो पूरे बाजार में भूचाल आ गया होगा। मतलब हर कोई घबरा गया होगा। बिल्कुल, ज्यादातर ट्रेडर्स या तो डर के मारे अपने शेयर बेचने लगे या फिर बस दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। एक अराजकता का माहौल था। लेकिन इसी अराजकता के बीच 2 लोग थे जो बिल्कुल शांत थे। उनमें से एक थे तकाशी कोटेगावा, जिन्हें हम BNF के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस घबराहट को एक मौके के तौर पर देखा है ना। जब सब बेच रहे थे तब उन्होंने शांति से उन्होंने शांति से कम कीमत पर 7,100 शेयर खरीद लिए। वाह! और सिर्फ वही नहीं, उस दिन बाजार में एक और खिलाड़ी था, CIS, हमारे वीडियो गेम चैंपियन। अच्छा, वो भी थे वहां? वो भी थे। उन्होंने भी इस मौके को पहचाना और लगभग 600 मिलियन येन, मतलब करीब $5 मिलियन का मुनाफा कमाया। एक ही दिन में? एक ही दिन में। BNF ने उस दिन लगभग $17 मिलियन कमाए। ये दिखाता है कि बाजार जब सबसे ज्यादा डरावना लगता है तभी शायद सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। मौके के लिए तैयार थे। इनकी असल रणनीति क्या थी? चलिए BNF से शुरू करते हैं। हाँ, मुझे बात बड़ी अजीब लगती है कि उनका मानना था कि मंदी के बाजार में पैसा बनाना आसान होता है। ये तो एकदम उल्टी सोच है। और यही उनकी जीनियस थी। वो समझ गए थे कि डर एक बहुत शक्तिशाली भावना है जो लोगों को गलतियां करने पर मजबूर करती है। तो मंदी के बाजार में यानी बेयर मार्केट में वो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग करते थे। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग मतलब जब सब लोग डर के मारे बेच रहे थे, BNF खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। एकदम उल्टा। हाँ, बिल्कुल, इसी को कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग कहते हैं। भीड़ जिस दिशा में जा रही हो, आप उसके खिलाफ चलें। उनका एक सिस्टम था। कैसा सिस्टम? जब कोई स्टॉक अपने 25 दिन के मूविंग एवरेज से एक तय प्रतिशत तक नीचे गिर जाता तो वे उसे खरीद लेते थे। अच्छा, ये एक तरह का रबर बैंड सिद्धांत है। जितना ज्यादा आप उसे खींचेंगे उतनी ही तेजी से वो वापस अपनी जगह पर आएगा। लेकिन ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। एक गिरते हुए स्टॉक को खरीदना तो कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ जैसा है। मतलब गिरते हुए चाकू को पकड़ना। सही बात है। हजारों लोग इसी चक्कर में पैसा डुबा देते हैं। तो BNF अलग क्या कर रहे थे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, उनका विश्लेषण बहुत गहरा था। उन्होंने अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रतिशत तय कर रखे थे। अच्छा, जैसे IT स्टॉक्स के लिए शायद 25 से 45% की गिरावट का इंतजार करते, तो सर्विस सेक्टर के लिए 22 से 30% का। ये दिखाता है कि उन्होंने सालों तक बाजार के पैटर्न का अध्ययन किया था। मतलब ये जुआ नहीं था? नहीं, ये एक परिकलित जोखिम था। और तेजी के बाजार मतलब बुल मार्केट में तब तो उनकी रणनीति काम नहीं करती होगी। यही उनकी अनुकूलन क्षमता दिखती है।
बुल मार्केट में उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती थी। तो वो क्या करते थे? तब वे उन स्टॉक्स को ढूंढते थे जो अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों से पीछे रह गए हों। मान लीजिए पूरा बैंकिंग सेक्टर 10% ऊपर गया, लेकिन एक मजबूत बैंक सिर्फ 2% ही ऊपर गया। तो वे उसी पिछले हुए स्टॉक को खरीद लेते थे, ये सोचकर कि बाजार की तेजी उसे भी अपने साथ ऊपर खींच लेगी। बिल्कुल सही। तो बीएनएफ की रणनीति बाजार के खिलाफ जाने और पिछड़े हुए खिलाड़ियों पर दांव लगाने की थी। लेकिन CIS, वो तो एक गेमर थे। उनका दिमाग तो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता होगा। उनकी फिलॉसफी क्या थी? उनकी फिलॉसफी BNF से 180 डिग्री अलग थी। उनका एक ही मंत्र था, जो स्टॉक खरीदे जा रहे हैं उन्हें खरीदो और जो बेचे जा रहे हैं उन्हें बेचो। मतलब मोमेंटम। पूरी तरह से मोमेंटम यानी गति पर आधारित। वो कहते थे कि इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से रिवर्सल पर दांव लगाने की गलती करता है। इसे गैम्बलर फैलेसी कहते हैं, है ना? जैसे अगर रूलेट में 5 बार लगातार लाल आया है तो लोगों को लगता है कि अब तो काला जरूर आया तो वो छठी बार भी लाल पर ही दांव लगाते। उनका मानना था कि बाजार में ट्रेंड्स बने रहते हैं और ट्रेंड के खिलाफ जाना बेवकूफ़ी है। वो ये भी मानते थे कि उनके 10 में से 4 ट्रेड गलत होंगे। अच्छा, पर वो इसकी परवाह नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात एक गेमर के नजरिए से एकदम सही बैठती है। एक गेम में आप अपनी जीत की लय को जारी रखते हैं, आप उस पर शक नहीं करते। वो बाजार को किसी फैंटेसी गेम की तरह देख रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने खुद कहा है कि ऑनलाइन गेम्स ने उन्हें सिखाया कि भागने में कुछ भी नहीं खोता। मतलब नुकसान जल्दी काटो और निकल जाओ। एग्जैक्टली। यही सिद्धांत उन्होंने स्टॉक मार्केट में लागू किया। अगर कोई ट्रेड उनके खिलाफ जाता तो वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़े बिना तुरंत बाहर निकल जाते। उनके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाना सबसे खूबसूरत ट्रेड होता था। तो वो लोगों के दिमाग से खेल रहे थे। हाँ, उन्हें पता था कि आम इंसान कहाँ गलती करेगा और वो उसी का फायदा उठाते थे। ठीक है, ये हिस्सा ये मेरे दिमाग को चकरा देता है। करोड़ों डॉलर कमाने के बाद ये लोग यकीनन बहुत शानदार जिंदगी जीते होंगे, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर। लगता तो यही है। लेकिन हमारे स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। मतलब 150 मिलियन डॉलर कमाने के बाद भी BNF कप रीमन खा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ये पैसे के लिए नहीं तो फिर किस लिए था? क्या ये उनके लिए सिर्फ एक वीडियो गेम था? आपने जो कहा वो उनकी मानसिकता का सार है। उनके लिए ट्रेडिंग पैसे से ज्यादा एक खेल था। और पैसा सिर्फ स्कोर था? बिल्कुल। उनका कहना था कि पेट भर के खाने से नींद आती है और दिमाग का फोकस कम हो जाता है। वो ट्रेडिंग के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एकदम चरम पर रखना चाहते थे। वाह। यही वजह है कि जब सॉफ्टबैंक के CEO मासायोशी सोन ने उन्हें अपना पैसा मैनेज करने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? ये तो एक बहुत बड़ा मौका होता। क्योंकि दूसरों के पैसे की जिम्मेदारी उनके लिए खेल को असली बना देती। तब ये सिर्फ स्कोर नहीं रहता, एक बोझ बन जाता। समझ गया। मतलब वो अपनी प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहते थे, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। और CIS भी, वो भी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। हमारे एक स्रोत के अनुसार वे एक टीवी शो पर भी अपने सिर पर एक बॉक्स पहन कर आए थे। हाँ, और अपनी आवाज बदलने के लिए वॉइस मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ निजता के लिए तो नहीं होगा ना? नहीं, ये दिखाता है कि उनका ध्यान शोहरत पर नहीं बल्कि अपने काम पर था। उनका ध्यान सिर्फ गेम पर था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वे इंसान थे, कोई सुपर हीरो नहीं। वे भी गलतियां करते थे। 2008 में जब लेमन ब्रदर्स दिवालिया हुई तो BNF ने लगभग $7 मिलियन खो दिए और गुस्से में अपना मॉनिटर तोड़ दिया था। ये कहानी उन्हें मानवीय बनाती है। हाँ, और उस दिन गुस्सा आना लाजमी था। $7 मिलियन। ये दिखाता है कि वो मशीन नहीं थे, इंसान थे। सही बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले दिन वो वापस काम पर थे। हार को स्वीकार करना और नुकसान को जल्दी काटना, ये उनके सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो जब हम इन सब कहानियों को एक साथ देखते हैं तो आज के दौर के लिए असली सबक क्या है, खासकर जब बाजार इतना अस्थिर है? मुझे लगता है कि 3 बहुत ही दिलचस्प सबक सामने आते हैं। पहला है फैट फिंगर पलों की तलाश करना। मतलब सिर्फ गलतियों में अवसर खोजना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से उन पलों की तलाश करना जब सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ हो। हाँ, जेकॉम ट्रेड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये मौके आज भी मौजूद हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। जैसे 2021 में बिनेंस पर एक फ्लैश क्रैश हुआ था। बिटकॉइन कुछ ही मिनटों के लिए $65,000 से गिरकर $8,200 पर आ गया था। ओह, तो जो लोग तैयार थे और शांत दिमाग से देख रहे थे, उन्होंने 90% की छूट पर बिटकॉइन खरीद लिया। मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है। एक ट्रेडर ने गलती से
$3 लाख का बोर्ड एप NFT सिर्फ $3,000 में लिस्ट कर दिया था। और एक बॉट ने उसे सेकंडों में खरीद लिया। तो सबक ये है कि हमेशा तैयार रहो, क्योंकि किसी की गलती आपके लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। बिल्कुल। दूसरा सबक जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है वो है दांव को गेमिफाई करके भावनाओं से दूरी बनाना। हाँ, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन अगर आप इसे खेल की तरह देखें, जहां पैसा सिर्फ पॉइंट्स या स्कोर है, तो शायद डर और लालच का असर कम हो जाता है। आपने सार पकड़ लिया। CIS ने सचमुच वीडियो गेम से सीखी गई स्किल्स का इस्तेमाल किया। और BNF ने दूसरों का पैसा मैनेज करने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि इससे ये सिर्फ एक खेल नहीं रहता। सही बात है। ये मानसिकता उन्हें उस भावनात्मक दूरी को बनाए रखने में मदद करती थी जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद करती थी। और तीसरा सबक जो शायद इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ता है, वो सिर्फ तैयारी और अनुशासन नहीं है। मुझे लगता है ये है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके दिमाग के अनुकूल हो। ये बेहतरीन तरीका है इसे समझाने का। BNF जो बाजार के खिलाफ जाते थे और CIS जो बाजार के साथ चलते थे। उनकी रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं, फिर भी दोनों सफल हुए। क्यों? क्योंकि उनकी रणनीतियां उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनके मनोविज्ञान के अनुरूप थीं। वे किसी और की नकल नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे वो दबाव में बिना सोचे समझे लागू कर सकते थे। और असली राज शायद यही है। बिल्कुल। तो ये थी दो ऐसे ट्रेडर्स की कहानी जिन्होंने बाजार को एक खेल की तरह देखा, छोटी शुरुआत करके इतिहास रचा और बेशुमार दौलत के बावजूद एक साधारण जीवन जिया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो हमारे एक स्रोत, एक एकेडमिक रिसर्च से जुड़ा है। अच्छा। हमने देखा कि कैसे इन ट्रेडर्स ने बाजार में फैली दहशत से मुनाफा कमाया। वो रिसर्च बताती है कि आम निवेशक अपने सलाहकारों की गड़बड़ियों जैसे धोखाधड़ी पर तभी ध्यान देना शुरू करते हैं जब बाजार नीचे गिर रहा होता है और उन्हें भारी नुकसान हो रहा होता है। मतलब अच्छे समय में वे सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि क्या बाजार में फैली यही दहशत जो BNF जैसे ट्रेडर्स के लिए एक मौका बनाती है, वही आम निवेशक के लिए अपनी गलतियों को सुधारने और सिस्टम में अनुशासन लाने का एकमात्र जरिया है? क्या बड़े नुकसान बाजार को स्वस्थ रखने के लिए एक जरूरी बुराई है?